नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है छत्तीसगढ़, जिला है बालोद। हुआ कुछ यूं कि 12 फरवरी 2026 को फरदफोड़ के प्राथमिक विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र से 2 बजे ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष को फोन किया। देवरी थाना क्षेत्र का मामला था, तो देवरी थाने पर लोगों ने फ़ोन किया। फ़ोन करके ये बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता थी, मुख्य कार्यकर्ता, 2 लोग होती हैं वहाँ पर, 2 महिलाएं, एक तो मुख्य कार्यकर्ता और एक सहायिका होती हैं जो सहायता करती हैं। तो उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो मुख्य कार्यकर्ता है, उसकी उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के उस कमरे के बाहर काफ़ी खून बह के बाहर आ रहा है। थोड़ी देर पहले वहाँ चीख पुकार भी हो रही थी। दरवाज़ा उसका भीतर से बंद है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ वहाँ बढ़ रही थी। ये सूचना पाकर देवरी थाना के थाना प्रभारी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा और ये देखा कि जो वहाँ की प्रमुख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, जिसका नाम उगेश्वरी देवांगन था, उगेश्वरी देवांगन, जिसकी उम्र लगभग 54 साल थी, वो बुरी तरह से खून में लथपथ पड़ी हुई थी। लेकिन ये देखकर और ताज्जुब हुआ कि उसी कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर लटका हुआ एक व्यक्ति था। लोगों ने उसकी तुरंत पहचान की और ये बताया कि ये लखन देवांगन है और जिसकी उम्र करीब 57 साल है। ये भी बताया गया कि दोनों के बहुत लंबे समय से संबंध थे, लेकिन कुछ दिन पहले उगेश्वरी ने उसके विरुद्ध एक मुकदमा लिखा दिया, जिसकी वजह से वो जेल चला गया और अभी हाल वो जेल से छूट कर आया था। पुलिस को भी सारी बात समझ में आ गई। पुलिस ने पूछा कि अच्छा, और बाहर सहायिका भी उसकी मौजूद थी, जो बच्चे आंगनबाड़ी में जो खाना खाते हैं, मिड डे मील का मिड डे मील जिनको दिया जाता है, वो सब बाहर खेल रहे थे। ऐसे में वो कैसे भीतर गया, कैसे दरवाज़ा बंद किया और कैसे उसकी हत्या कर दी, ये ज़रूर ऐसी बात थी जिसका पता किया जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने वहाँ देखा कि योगेश्वरी देवांगन के सिर, गले, सीने और चेहरे पर चाकू से बहुत ज़्यादा वार किए गए थे। चाकू भी वहीं पड़ा हुआ था, मारने वाला भी वहीं फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर लखन को उसको फौरन उतारा गया फंदे से, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उगेश्वरी की भी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर इसकी डिटेल विवेचना करनी शुरू की, ये पता करने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ था और क्यों ऐसी घटना हुई। तो पता ये लगा कि 15 साल पहले उगेश्वरी देवांगन के पति ने आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव था उनका फरदफोड़। फरदफोड़ के दोनों रहने वाले थे। तो जब उसकी आत्महत्या, जब उसने उसके उगेश्वरी के पति ने कर ली थी, तो उस समय लखन ने उसकी बहुत मदद की थी। जो गांव के लिहाज से जो संभव हो सकता था, और लोगों ने भी मदद की थी, लेकिन लखन ने उसकी ज़्यादा मदद की थी। और इसी वजह से धीरे धीरे वो उगेश्वरी देवी के नज़दीक आ गया था। उगेश्वरी के 2 बच्चे थे, लड़के, दोनों की शादी हो चुकी थी। लखन भी शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे। उगेश्वरी की पति के मौत के बाद ही जब उगेश्वरी की सहायता लखन ने की, तो नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और धीरे धीरे उनके संबंध भी स्थापित हो गए। और ये संबंध लगभग 15 साल से लगातार चल रहे थे। इसी बीच उगेश्वरी का बेटा काम करने के लिए, यानी नौकरी के लिए बाहर रहने लगा। घर पर वो नहीं रहता था। जब वो वापस लौटा तो उसने ये ध्यान दिया कि लखन का घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना है
उसे कुछ अंदाज भी लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने इस पर आपत्ति की और लखन से कहा कि तुम दोबारा मेरे घर पर कभी दिखाई दिए तो ठीक नहीं होगा। ऐसे में उसने माँ से भी अपनी पूछताछ की। माँ को ऐसा लगा कि मेरी इतनी उम्र है और मेरा बेटा इस तरह से मुझे कह रहा है, या तो उसे शक है या उसे पता लग गया है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और तुम गलत समझ रहे हो। तो उनका गलत समझ रहे हैं तो मेरे साथ चलो थाने पर, और थाने पर उसके खिलाफ एफआईआर करो कि वो तुम्हारी सहमति नहीं है, ये ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ या तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता है। क्योंकि माँ ये कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, वो आ जाता है, ज़बरदस्ती आ जाता है। इस तरह की बात भी समझ में आती है समाज के डर से, लोक लाज के डर से, और अपने जवान बेटे के मुंह से ये बात सुनना या उसकी जानकारी में ये बात होना, वो भी उसके लिए बहुत शर्म की बात रही होगी। इसीलिए वो इसको मना कर रही थी कि नहीं नहीं, हमारा इसमें इससे कोई संबंध नहीं है। तभी जब उसने जिद की तो 13 जनवरी को उगेश्वरी को लेकर उसका बेटा थाने पर गया, थाना देवरी पर, और वहाँ उससे कहा कि यहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमा लिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी कोई सहमति नहीं है या तुम उसे नहीं बुलाती हो, वो ज़बरदस्ती आता है और तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है या दबाव बनाता है। तो अपने बेटे की बात मानकर वहाँ थाने पहुंचकर भारी मन से उसने लखन के खिलाफ एफआईआर करा दी और वहीं से वो अपने मायके चली गई। 13 जनवरी को थाने पर उसने शिकायत ये दर्ज कराई कि लखन ने शादी का झांसा देके 15 साल से वो हमारे यहाँ आता जाता रहता है और उसने संबंध भी बनाए हैं। संबंध बनाने वाली बात शायद वो कम कहती या न कहती, लेकिन 15 साल का जिक्र किया तो वहाँ जो उपस्थित जो मुंशी जी होते हैं थाने पर, जो मुकदमा दर्ज करते हैं, एप्लीकेशन के लिखने के दरमियान उन्होंने कहा ये नहीं लिखोगी तो तुम्हारा केस मजबूत नहीं होगा। बेटे ने भी दबाव दिया कि नहीं, तुम बिल्कुल यही लिखाओ जो पुलिस वाले कह रहे हैं। तो ये बात उसमें लिखा दी गई और तुरंत बाद ही 3-4 दिन बाद ही पुलिस ने लखन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खैर 16 या 17 जनवरी को उसको भेजा गया और 3 फरवरी को लखन की जमानत हो गई और वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, बाहर जेल के भीतर या जेल जाने पर जब उसे ये पता लगा, जब थाने पर बताया गया कि उगेश्वरी देवी ने उसके खिलाफ रेप और शादी का झांसा देने का आरोप लगाया है, वो बहुत दुखी हुआ, बड़ा आहत हुआ। लेकिन जेल जाना था, जेल चला गया। जेल के भीतर भी वो गुमसुम ही बना रहता था। वापस आने पर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना घर कर गई और उसने ये तय किया कि उगेश्वरी ने ये झूठा मुकदमा लिखाया है। जो कुछ भी हुआ था उसकी सहमति से हुआ था, कोई 1-2 दिन नहीं है, 15 साल से हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं और ऐसा करके उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खैर 4-6 दिन इधर उधर मौके की तलाश में 13 फरवरी को करीब 1 बजे वो गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच गया, जहां उगेश्वरी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ थी। इस दौरान 3 बच्चे अंदर खाना खा रहे थे, बाकी बच्चे खाना खाने के बाद बाहर खेल रहे थे। लखन ने आंगनबाड़ी सहायिका से ये कहा कि इन तीनों बच्चों को बाहर ले जाओ। खैर वो तीनों बच्चों को लेकर उसने तीनों बच्चों को बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद लखन ने सहायिका से कहा कि तुम भी बाहर चली जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। वो भी बाहर चली गई। तब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और तब लखन ने चाकू से उगेश्वरी के गले, सीने, चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वार करते समय जब वो चीखी चिल्लाई तो सहायिका और बच्चे भी वो सब दरवाजे के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। लेकिन चूंकि दरवाज़ा भीतर से बंद था तो वो हिम्मत नहीं कर पाए उसको तोड़ने की या उसके भीतर जाने की। थोड़ी देर में जब ये चीख पुकार खत्म हो गई तो सहायिका और बच्चों ने ये नोटिस किया कि भीतर से खून बाहर की तरफ, यानी दरवाजे के बाहर बाहर की तरफ निकल रहा है। ये देख के वो डर गए। बच्चे भी गांव की तरफ भागे, अपने अपने जो उनके पेरेंट्स थे, जो उनके अभिभावक थे, उनसे कहा और सहायिका ने भी शोर किया। तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हो गए।
वहीं से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने पुलिस वहाँ जब पहुँची तब दरवाजे को तोड़ा गया और उगेश्वरी की खून से लथपथ लाश वहाँ पर पड़ी। लेकिन वही मैंने आपको जैसा बताया कि पहुँचने पर, दरवाज़ा तोड़ने पर एक और अचंभित करने वाली बात थी कि एक व्यक्ति उगेश्वरी की ही साड़ी से फंदा बनाकर पंखे का जो हुक होता है या पंखे से उसने अपने आप को लटका रखा था। मौत हो चुकी थी, तुरंत उतारा गया। पूरा गांव उस समय इकट्ठा हो गया था। देवरी थाना प्रभारी राकेश ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि 13 फरवरी को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। आज की घटना, बेटे ने जब लखन का अपने घर, वो बाहर चला गया था, काफ़ी दिन बाहर रहा कामकाज के सिलसिले में, लौट कर आया कुछ दिन के लिए, तो उसे गांव वालों से जो कानाफूसी होती है उससे पता लगा और उसने देखा कि लखन का उसके घर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आना जाना है। उसने, एक तो उसकी समझ में भी कुछ आया होगा और उसे एहसास भी हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने लखन के घर आने का विरोध किया। माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन लखन से कहा कि अगर दोबारा घर आए तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इसलिए आइंदा से मेरे घर पर नहीं दिखाई पड़ना। कुछ दिनों के लिए लखन और उगेश्वरी का मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद लखन उगेश्वरी से मिलने उसके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने लगा। कुछ दिन तो मिला, लेकिन फिर लड़के को ये सूचना मिल गई कि लखन अब घर पे तो नहीं आता, लेकिन आंगनबाड़ी जाकर उससे बातचीत करता है। वो और आग बबूला हो गया। घर आने पर उसने अपनी माँ से पूछा कि अब वो वहाँ क्यों आता है। माँ सहम गई। उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, वो ज़बरदस्ती आ जाता है। बोले कैसे ज़बरदस्ती आएगा, वहाँ पर एक सहायिका भी है और तमाम बच्चे वहाँ रहते हैं, बच्चों के अभिभावक भी कभी कभी बच्चों को लेने वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई कैसे ज़बरदस्ती वहाँ आएगा, तुम्हारी सहमति होगी तभी वो आएगा, हमारी बदनामी हो रही है, गांव के लोग तरह तरह की कानाफूसी कर रहे हैं। इस पर उसने कहा कि नहीं नहीं, हमसे कोई मत लेना देना नहीं है, वो ज़बरदस्ती ही आ जाता है। बेटे ने कहा ठीक है, मैं ये तब मानूंगा जो तुम मेरे साथ चलो थाने पर और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ कि वो ज़बरदस्ती तुमसे मिलने आता है। खैर, योगेश्वरी बेटे के साथ थाने पर चली गई और उसने लखन के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और थाने से सीधे वो अपने मायके चली गई। आप समझ सकते हैं कि उसको लगा होगा कि मुकदमा लिखाने के बाद लोग पूछेंगे, कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ लोग गलत बताएंगे, इससे अच्छा है कि वहाँ पर दिखाई ही न पड़ो। वो अपने मायके चली गई। 2-3 दिन बाद ही पुलिस ने लखन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब योगेश्वरी को ये पता लगा कि लखन गिरफ्तार करके जेल चला गया है, तो वो वापस आ गई और आंगनबाड़ी केंद्र में फिर से अपना काम शुरू कर दिया। योगेश्वरी के मुकदमा लिखाने और जेल जाने से लखन बहुत आहत हुआ और जमानत पर बाहर आते ही वो आंगनबाड़ी केंद्र जाकर उसने योगेश्वरी देवी की हत्या कर दी, योगेश्वरी देवांगन की हत्या कर दी। उसके बाद ऐसा लगता है कि 15 सालों के संबंध होने के बाद भी योगेश्वरी की जब उसने हत्या कर दी तो जरूर उसे आत्मग्लानि हुई होगी और शायद इसी आत्मग्लानि के कारण उसने योगेश्वरी की ही साड़ी से साड़ी उतार ली, उसी का फंदा बनाया और उसी पंखे में वो फंदा फंसाकर और उस पर लटक गया, झूल गया। जब तक कि लोगों को पता लगता, पुलिस आती, तब तक फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इतने लंबे संबंध के बाद, 15 सालों के संबंध के बाद फिर मुकदमा लिखाना और संबंध भी सहमति से ही रहे होंगे, क्योंकि इस संबंध में उसने न कभी शिकायत की, आसपास के लोगों को न कोई जानकारी दी और न ही थाने पर कोई शिकायत दी। इतने लंबे समय के बाद संबंध, जैसे लिव इन में लोग रहते हैं
3 साल या 4 साल लिव इन में रहने के बाद कोई लड़की लिव इन में रहने वाले लड़के के विरुद्ध रेप का अगर मुकदमा लिखाए तो बात समझ में आती है कि ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस बी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक एफआईआर को रद्द किया और यह कहा कि सहमति वाला संबंध खराब होने या दूरी बढ़ने से राज्य की आपराधिक मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट पर बोझ डालता है और आरोपी की पहचान खराब करता है और उन्होंने वही 482 में उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया था। इसी तरह 2025-26 में, ये 2025 के बाद के सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, क्योंकि कोई भी जिसके संबंध बहुत दिनों से हैं, बाद में कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ, शादी का दबाव बना, शादी नहीं करने की बात हुई जब, तो फिर वो रेप का मुकदमा लिखाने पर आमदा हो जाती हैं लड़कियां या महिलाएं। तो कोर्ट ने 5 वर्ष के 25-26 की ये भी बात है कि कोर्ट ने 5 वर्ष की सहमति के संबंध को रेप नहीं माना जब तक शादी का झूठा वादा शुरू से सिद्ध न हो। धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द की गई मिसयूज रोकने के लिए और इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बिलासपुर के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी कि 5 साल बाद आप एफआईआर करा रहे हैं, 5 साल तक आपके संबंध हैं, आपने लिखाया है कि 5 साल से मुझे शादी का झांसा देकर मेरा यौन शोषण करता रहा, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। इसी तरह 2026 में छत्तीसगढ़ का एक मामला है। बिलासपुर में विवाहित महिला के रेप आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सहमति के आधार पर आपराधिक रंग न देने की हिदायत भी दी है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयन ने कहा कि असफल निजी संबंधों को अपराध न बनाएं, राज्य मशीनरी निजी विवादों में न पड़े। तो अब इस सिलसिले में ढेर सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ गए हैं। इसलिए ऐसे में कोई संबंध अगर किसी की लंबे समय से चल रहे हैं, रजामंदी से चल रहे हैं और फिर शादी के लिए मना करने या और दूसरी कोई बात उत्पन्न होने से रेप का मुकदमा लिखाया जाना, ये कदाचित गलत है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये ठीक भी नहीं है। 15 वर्ष जैसे लंबे संबंध से बिना प्रारंभिक धोखे के रेप सिद्ध करना कठिन है और शायद इसीलिए उसकी जमानत भी जल्दी हो गई थी। कोर्ट धारा 376 आईपीसी के मिसयूज पर चिंता जताती है। बराबर 2025 में भी 2026 में भी कई मामलों में कोर्ट ने इसके मिसयूज पर चिंता जताई है। खासकर जागरूक वकीलों के पक्ष से उन्होंने ये कहा है कि आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं 482 यानी जब भी इस तरह के प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में लाए जाएंगे तो इस तरह की एफआईआर रद्द की जा सकती है। बलात्कार के मामलों में धारा 69 बीएनएस या 376 आईपीसी में जमानत के सामान्य आधार, ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जांच पूरी होना, चार्जशीट दाखिल होना, आरोपी का सहयोग और सबूतों की कमजोरी के कारण इसमें जमानत दी जाती है। बालोद के ही इसी तरह के एक मामले में देवेंद्र सिंह राजपूत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में 2025 में जमानत दे दी गई क्योंकि महिला ने 4 साल की देरी से एफआईआर कराई और उन्होंने ये अपने एफआईआर में ये बताया कि दोनों का संबंध सहमति वाला था। तो इसलिए इतने लंबे समय से सहमति वाले संबंध के बावजूद भी ये एफआईआर कराना और उसे जेल भिजवाना ये कदाचित ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको मानता है। तो इसलिए जिसे जानकारी नहीं है वो इस तरह की जानकारी आपको सब नेट पर मिल जाएगी। और अगर लंबे समय से किसी से कोई संबंध है, सहमति वाला संबंध है और अचानक एक दिन महिला या वो लड़की ये कहती है कि मैं आपके खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवाऊंगी या फिर रेप का मुकदमा लिखाने थाने पर पहुंच जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों का हवाला दिया जाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्य पर ये बोझ नहीं डालना चाहिए, कोर्ट का समय भी बर्बाद
नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहमति वाले संबंधों में रेप का जो आरोप है ये प्रथम दृष्टया ठीक नहीं लगता। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।